रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नमस्कार। तो अमीरों को रिबेट, गरीबों को सब्सिडी और मिडिल क्लास को मिला टीवी डिबेट, क्योंकि हम उम्मीद से थे, अभी भी हैं। जी हाँ, एक मिडिल क्लास, एक सैलरी वाले का दर्द मैं आपसे साझा कर रहा हूं। एक झोला भर उम्मीदें थी निर्मला सीतारमण से, लग रहा था कुछ तो पूरी होंगी। शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन ही 50,000 से 1 लाख हो जाए, हाउसिंग लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की लिमिट 2 लाख से 3 लाख रुपए हो जाए, या पुराने वाले सिस्टम में इनकम टैक्स स्लैब बदल जाए। मतलब 2.5 लाख के बदले 5 लाख तक की आय टैक्स के दायरे से सीधे सीधे बाहर हो जाए। नहीं तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर कुछ छूट और बढ़ जाए। अभी जो दायरा है अपने माता पिता और खुद के परिवार को पर जो प्रीमियम है उस पर छूट मिल जाए। 1,000-2,000 महीने के लॉलीपॉप ही मिल जाता तो 9 साल की प्यास बुझ जाती। जी हाँ, 9 साल से कोई टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ है पर्सनल इनकम टैक्स में। उम्मीद कैसे न करें ये बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार टैक्स पेयर्स को धन्यवाद दे चुके हैं, खासकर ईमानदार टैक्स पेयर्स को। सैलरी वाले तो छिपा भी नहीं सकते, 200 रुपए की बाहरी कमाई भी करेंगे तो डिजिटल इंडिया फॉर्म 26AS में दर्ज कर लेता है और हमसे आपसे बिना पूछे इनकम टैक्स फाइल करते समय आपके कुल इनकम में जोड़कर नीचे उस पर बना टैक्स भी दिखा देता है। और इस सुविधा के साथ कि आप वहीं पेमेंट कर दें, तो डिजिटल इंडिया में पारदर्शिता की ये इंतहा है। ऐसे में हम क्यों ना उम्मीद करें। और जब निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स नहीं बढ़ाना ही सबसे बड़ी राहत है, तो ऐसा लगा जैसे वो हमारी उम्मीदों को डराकर दबा रही हो। शाम को मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल एक न्यूज चैनल पर बैठे थे, आपने भी शायद देखा होगा, बुरी तरह खिजे हुए थे। एंकर ने सवाल यही पूछ लिया था कि इनकम टैक्स घटने की बहुत उम्मीद थी पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। जवाब में संजीव सान्याल ने कह रहे थे कि भाई खर्च कहां कम करते ये बता दीजिए। तो क्या सारा खर्चा पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स की जेब से होगा? कम से कम तर्क से ही जिज्ञासा शांत करिए, डराने की क्या जरूरत है। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे 9 साल से इनकम टैक्स में छूट मिलती रही है, इसे ध्यान में रखें और अगले साल बढ़ जाएगा ऐसा जनमानस बन जाए। तो उम्मीद की बुनियाद पर ही तो दुनिया टिकी है। और सरकार ने तो पिछले 2 साल में संकेत दे दिए थे, कॉर्पोरेट टैक्स में युगांतकारी परिवर्तन करके 30% से घटाकर 22 किया, नई कंपनियों के लिए 15%। इस बजट में उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। अब तो सैलरी वालों का नंबर आना चाहिए था। छोटे दुकानदार और कारोबारी तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स में आते हैं। वक्त और मांग के मुताबिक हमेशा मीटिंग होती रहती है, उसमें बदलाव भी होता रहता है। निर्मला सीतारमण ने बजट में कह भी दिया कि जनवरी में ये रिकॉर्ड ऐतिहासिक 1,40,000 करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। सैलरी वाले तो हम 1 फरवरी का ही इंतजार कर सकते हैं, इनको ठगना नहीं चाहिए। ईमानदारी का इनाम भी मिलना चाहिए। ये जरूर है कि ये बजट ग्रीन है, ये बजट डिजिटल है, ये बजट बहुत ही थोड़ा सा तकनीकी भी है, नीरस भी था। गति शक्ति के लिए सरकार पैसा झोंकेगी ताकि इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे चले। केंद्र और राज्य मिलाकर 10 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च भी करेंगे। संजीव सान्याल कह रहे थे क्या सारा उधार लेकर करें, इसी के लिए तो टैक्स लिया जाता है। अब बजट की अगली सुबह आज भी अगर आपने देखा होगा तो तमाम लोगों ने कहा कि ये ग्रोथ का बजट है, इसमें यह है कि खर्चा करो विकास पाओ, मतलब स्पेंडिंग बढ़ाओ। अब देखिए तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 60% बढ़कर 9.5 लाख करोड़ हो गया। इसमें पर्सनल टैक्स का हिस्सा 4,30,000 करोड़ रुपए है। अब थोड़ा और पहले चलिए कि सैलरी वालों का क्या योगदान है और क्या हाल है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 2020 में हमारे देश में 41 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इसमें 15 करोड़ खेती किसानी में थे, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता है, बचे 25 करोड़। इसमें से 5.8 करोड़ ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। जबकि हम आप सैलरी वालों से कहीं ज्यादा ऑफिस के बाहर वो दुकानदार कमा रहा होता है जहां हम खर्च करते हैं या जहां सरकार चाहती है कि हम जाकर खर्च करें, वो टैक्स नहीं दे रहा है, वो कमा रहा है। अब देखिए इन 5.8 करोड़ में 1 करोड़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 2.5 लाख से नीचे है, मतलब वो टैक्स स्लैब से में है लेकिन वो टैक्स बनता नहीं है। और 4.8 करोड़ लगभग लोग जो हैं वो 5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स दे रहे हैं। इसमें 2 लाख करोड़ सैलरी वाले दे रहे हैं, 40% मतलब। और बिजनेस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन जो कमा रहे हैं वो सिर्फ 3 लाख करोड़ का पर्सनल टैक्स दे रहे हैं। आप बताइए, हम और आपके बगल में कोई बिल्डर होता है, कोई कई तरह के काम करता है, दुकानदार है, बड़ा बिजनेसमैन है, सर्विस सेक्टर में, वो क्या इतना ही टैक्स दे पाएगा? और कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के जब सरकार 1 लाख करोड़ रुपए कम कमा सकती है 2020 में, क्योंकि लॉजिक लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनियों का और आगे चलकर टैक्स कलेक्शन बढ़ता है।
तो भैया ये इनकम टैक्स में भी होता है। जब जब इनकम टैक्स कम किया गया है, कंप्लायंस बढ़ा है, ज्यादा लोग आगे निकल कर आए हैं, जिस पर इनका फोकस है कि टैक्स और जीडीपी रेशियो बढ़ाएं, टैक्स पेयर्स और जीडीपी का रेशियो बढ़े, ज्यादा लोग आए। लेकिन क्या मतलब अब ये बताइए कि इस रंग बदलती दुनिया में अगर कोई लेहमन ब्रदर्स दिवालिया हो जाए और चंद महीनों में लाखों बेरोजगार हो जाए तो हम कहां जाएंगे? सेविंग क्या जरूरी नहीं, और सेविंग कहां से करेंगे? मतलब 2007-8 में तो भारत बच गया क्योंकि हम दादा नानी दादी के बताए रास्ते पे चलते हैं, 10 रुपए में 3 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं। और इसके जरूरी है ना कि हम परिवार का खर्चा निकाल कर इतना बचाने लायक बचे, तब तो कंबल ओढ़कर घी पीने के चक्कर में तो अमेरिकी तनाव होगा, जहां कमाई है 1 रुपया, सिर पर 5 रुपए का लोन है। और बताइए आंकड़े क्या कहते हैं? पारिवारिक बचत और जीडीपी अनुपात लगातार गिर रहा है, 15 साल के लो पे है। वो 23% था 2012 में, अब 19 में 18 रह गई है। इसलिए वित्त मंत्री जी अगले 25 साल का अमृत काल हमारे लिए तो दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ तो अमेरिका और ब्रिटेन वाली सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है कि बेरोजगारी में काउंटर पर जाकर गुजारे लायक भत्ता ले लेंगे हर हफ्ते। नेशनल पेंशन स्कीम में ही निवेश पे छूट दे देती, कुछ और लिमिट बढ़ जाता तो खुश हो लेते। अब समाप्त करते हुए मुझे एक और आंकड़ा शेयर करने का मन हो रहा है, जिसका जिक्र कल चिदम्बरम ने भी किया। देश के 142 धन कुबेरों का पैसा 2 साल में 23,14,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 53,16,000 करोड़ रुपए हो गया। अरे उन्हीं से लेकर कुछ दे देते, ये भी नहीं हुआ। तो चलिए भाई, अब इनकम टैक्स भी दिया जाए और सुई से लेकर कार खरीदने पर अलग अलग स्लैब में जीएसटी भी दिया जाए। नमस्कार।